Assalamu alaikum to everyone. Welcome back in this video lecture series on integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir state. We have discussed in last video lecture about the British rule in India and the Independence Act which was passed by the British government in 1947, according to which two independent dominions came into existence. One was India and second one was Pakistan. But at the same time, the future of those princely states was to be decided, which comprised almost 40% territory of the India. तो इसमें से कुछ स्टेट्स इतने बड़े थे जितने कि आज यूरोपियन स्टेट्स है, लाइक इंग्लैंड, और कुछ इतने छोटे स्टेट्स थे कि जितना कि एक विलेज होता है. एनीवेज, तो इनको तीन ऑप्शंस दिए गए. एक, या तो आप इंडिया ज्वाइन कीजिए या फिर पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. लेकिन जो थर्ड ऑप्शन था बाद में उसको इससे निकाला गया एक्ट से और उसको एक्सेप्ट नहीं किया. ना तो एक्सेप्ट उसको मुस्लिम लीग ने किया ना फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. तो इस टाइम पे मोर और लेस जो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने या तो इंडिया ज्वाइन किया या फिर पाकिस्तान ज्वाइन किया. लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्हें टाइम लिया, जिनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर था. तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की हम बात कर रहे हैं. एट दैट टाइम महाराजा हरी सिंह द डोगरा राजपूत was the ruler of J&K state. So he took time to decide the future of his state. He was trying to have an independent kingdom that would be ruled by him and his successors, but this was not supported by the political situations at the time. तो कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में डिसीजन लेना पड़ा और उस डिसीजन का रिजल्ट क्या था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. होप यू विल एंजॉय द वीडियो लेक्चर सीरीज़. बाकी वीडियोस जो आने वाले वीडियोस है उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो. साथ में कमेंट्स भी दे सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. इवेंट्स लीडिंग टू एक्सेशन. एक्सेशन हम बोलते हैं उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को जिसमें एक कंट्री या एक स्टेट या एक रीजन दूसरे रीजन के साथ जुड़ जाता है. दूसरा हो गया सेसेशन. सेसेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. तो यहाँ पे एक्सेशन की बात हो रही है. उन इवेंट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो रूलर था उसने क्विक डिसीजन लिया विद इन 2.5 months और इस तरह से फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है J&K स्टेट की वो भी क्रिएट हो गई. तो महाराजा हरी सिंह वो डिलेमा में था कि मुझे क्या करना चाहिए, वेदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान. तो ऐसी सिचुएशन में उसने जो डिसीजन लिया दैट वाज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. तो 12 अगस्त 1947 को उसने ऑफर किया बोथ इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी कि आप एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट कीजिए. दैट वाज कॉल्ड एज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट. इट वाज मोस्टली फॉलोड थ्रू टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सर्विसेज. जहां महाराजा इस वक्त डिलेमा में था उसने टाइम लिया, वहीं दूसरी तरफ उसी टाइम पे जो लॉर्ड माउंटबेटन था, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, he came to J&K state and began to influence Maharaja Hari Singh to take the quick decision so that to save this state from the destruction or devastation. तो ऐसी सिचुएशन में ही एक ऐसा इवेंट भी आ गया जिसकी वजह से महाराजा हरी सिंह ने क्विकली डिसाइड किया और इस तरह से अपना डिसीजन सारे लोगों के सामने, बल्कि सारी प्रेस के सामने, बल्कि पूरे वर्ल्ड के सामने रख दिया. वो डिसीजन क्या था देखते हैं. तो ये इवेंट था ए केस ऑफ गुरदासपुर एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड. रेडिक्लिफ कमीशन जिसने बाउंड्रीज डिसाइड की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो उस डिसीजन की वजह से कुछ जो तहसील्स थे गुरदासपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जो हिंदुस्तान के साथ जोड़े गए. कहते हैं जो हिस्टोरियंस है, ग्रैंड हिस्टोरियंस वेदर इंडियंस और पाकिस्तान, कहते हैं कि जो ये डिसीजन था रेडिक्लिफ का कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के गुरदासपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया को देना ताकि जो लैंड कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल हो जाए. पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला मोस्ट ऑफ द लैंड रूट्स, मोस्ट ऑफ द कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द
प्री ब्रिटिश इंडिया वाज थ्रू पाकिस्तान। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसके ज़्यादातर रास्ते जियोग्राफिकल बाउंड्रीज या हम कहेंगे जो कनेक्टिविटी थी वो पाकिस्तान के साथ थी। इंडिया के साथ सिर्फ एक ही रास्ता था, इस वजह से ज़्यादातर कम्युनिकेशन पाकिस्तान के थ्रू हो रहा था। लेकिन जब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मिला या गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो उसके तहसील थे उस डिस्ट्रिक्ट के, जब ये इंडिया को जोड़े गए रेड क्लिफ कमीशन के ज़रिए, तो इस वजह से कहते हैं कि पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने भी कोई एक्शन ली। So as a result of this, it's believed that Pakistani authorities began exerting pressure on the state by interfering with the essential supplies and disturbed the existing postal and telegraph system. तो जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो कहते हैं पाकिस्तान ने ऐसी सिचुएशन में ये सब देखकर जब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ तहसील्स इंडिया के साथ जोड़े गए तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने पोस्टल सर्विसेज पे बैन लगा दी। जो वहाँ से सप्लाईज आ रही थी उनको ब्लॉक किया, यानी अब वहाँ से कुछ नहीं आ सकता था। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो भी डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने रेड क्लिफ लाइन है और सामने जो पर्सन है यही है, जिसको हम बोलते हैं क्लिफ, जिसने बाउंड्रीज बनाई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो ये लाइन रेड कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। हालांकि इस पर्सन ने बहुत कम टाइम में ये बाउंड्रीज बनाई, लेकिन बाउंड्रीज बनाई थी मैप पे, नॉट ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स, नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज, वी कैन से प्रैक्टिकल नॉलेज about the Jammu and Kashmir state, or we can say India as a whole. He had seen only maps which were given to him, which were presented to him by the British government. So on the basis of what we can say books, surveys, maps, Red Cliff Line was formed on, we can say, marked on the map, and that decided the boundaries between India and the Pakistan. तो यही कुछ कंडीशंस थी जो प्रॉब्लम बन गई बाद में। देखते हैं कैसे। ट्राइबल इन्वेजन, ये वो इवेंट है जिसने पूरा कोर्स जो था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो बदल दिया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज़ बिलीव्ड दैट पाकिस्तान ने जो पोस्टल सर्विसेज थी उनको ब्लॉक किया, जो एसेंशियल सप्लाईज थी वो वहाँ से आ रही थी उनको स्टॉप किया। ऐसी सिचुएशन में जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी जम्मू एंड कश्मीर को जो ज़रूरत थी वो नहीं आ रही थी। तो साथ में ही कहते हैं कुछ लोग कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया 1947 में अक्टूबर में, जिसकी वजह से पूरा जो सिनेरियो था वो बदल गया। तो पश्तून या जो नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल्स है, कहते हैं कि उनका इन्वेजन हो गया। तो इस पे डिस्कस करेंगे कैसे, क्यों। On October 22nd, 1947, a large number of armed tribals entered Muzaffarabad, from where they resumed their progress along the Jahlim Valley road towards Srinagar. However, their march was temporarily checked at Udi through a brave resistance offered by about 150 state soldiers under the command of Brigadier Rajinder Singh, who was killed fighting the last ditch battle. तो इंडियन स्टेटमेंट है, कहते हैं कि 22 अक्टूबर को बहुत सारे जो पश्तून होते हैं, पश्तू ट्राइबल फोर्सेस, ट्राइबल लोग होते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के थे उस टाइम पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो कहते हैं कि वो उन्होंने हमला किया और वो सीधे आ गए मुजफ्फराबाद रोड से ऑन 22 अक्टूबर या उससे पहले, और उसके बाद जहलिम वैली रोड जो था जो श्रीनगर की तरफ आता था उसी रास्ते से आए। तो इरादा था पूरे श्रीनगर को कैप्चर करना। ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ के स्टेट फोर्सेस थे, यानी जो डोगरा फोर्सेस थे, उनको यहाँ पे पूरी तरह से रोकने के लिए बाहर आए, और उनका जो उस टाइम पे कमांडर था वो था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो बाद में एक ख़तरनाक बैटल में उनको मार दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जिसको रोकना काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ से ट्राइबल्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, यानी एसेंशियल सर्विसेज जो थी वो बंद हो गई, पोस्टल सर्विसेज बंद हो गई, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो अब स्टेबल नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में महाराजा हरी सिंह क्या करेगा, कौन सा डिसीजन लेगा, ये हम देखेंगे।
मुजफ्फराबाद रोड एंड जहलम वैली रोड, जो कि मेन कनेक्टिविटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एज वेल एज बिटवीन इंडिया एंड Jammu and Kashmir state. So Brigadier Rajendra Singh, who was killed in the battle. However, the state forces collapsed to resist the attack, and to tackle the situation, Maharaja requested the government of India for military help and to dispatch military force to counter the tribal attack. According to the historians, जो महाराजा हरी सिंह था, ऐसी सिचुएशन में उसने इंडियन गवर्नमेंट को कई बार लेटर्स लिखे, टेलीफोन्स किए, कनेक्ट करने की कोशिश की कि आप हमें एक फ़ौज भेजिए ताकि जो कंडीशन यहाँ पे है वो स्टेबल हो जाए. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड वाज ओनली डिमांडिंग व्हाट वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट. तो यहाँ हरी सिंह हेल्प मांग रहा है, वहाँ इंडियन गवर्नमेंट बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही है कि हमें कुछ आप ऐसी एश्योरेंस दीजिए, या हम कहेंगे किसी तरह का ऐसा एग्रीमेंट कीजिए ताकि हम आपको हेल्प के लिए जा सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका ब्रिटिशर्स का रूल वो लैप्स हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके थे, ये आज़ाद हो चुके थे, यानी J&K स्टेट पे किसी का रूल नहीं था. तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ से महाराजा हरी सिंह ने हेल्प मांगी, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट किसी तरह का वो एक एग्रीमेंट मांग रहे हैं, वो किसी तरह की एश्योरेंस मांग रहे हैं कि आप हमारे साथ या हम कहेंगे इंटीग्रेट हो जाइए, या हमारे साथ आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन कीजिए. सो though a meeting of Defence Committee on October 25th, 1947 under the chairmanship of Lord Mountbatten in Delhi considered Maharaja's demand for the supply of arms and ammunition, but urged that it would not be possible to send in any troops unless Jammu and Kashmir had first offered to accede. क्योंकि जो उस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबैटन, उसने एक डिफेंस कमेटी के साथ मीटिंग्स भी की, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. तो उसने क्लियर कट कहा कि हम बगैर एक्सेशन के कोई हेल्प नहीं कर सकते. यहाँ पे कुछ सवाल है. पहला सवाल, अगर ब्रिटिश रूल लैप्स हुआ तो फिर जो प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी, उनकी हेल्प के लिए कौन आएगा? क्या पाकिस्तान आएगा जो न्यूली क्रिएटेड कंट्री थी, या फिर इंडिया आएगा जो कि सक्सेसर्स थे ब्रिटिश रूल के? यानी जब ब्रिटिश रूल लैप्स हुआ तो उसके बाद ओबियसली जो जिम्मेदारी थी वो इंडिया पे थी, क्योंकि पाकिस्तान न्यू स्टेट था और इंडिया ऑलरेडी सक्सेसर था ब्रिटिशर्स का. तो ऐसी सिचुएशन में हेल्प बनता था, हेल्प तो करनी थी, बाद में डिसाइड करना था व्हाट शुड बी द डिसीजन ऑफ द पीपल एज वेल एज ऑफ द रूलर अबाउट द एक्सेशन. लेकिन बार बार सिर्फ एक बात को क्लियर कट बोलना कि आप पहले एक्सीड कीजिए या पहले आप कोई डिसीजन लीजिए, इट सीम्स टू बी इलॉजिकल क्वेश्चन. खैर, यहाँ पे जो भी कंडीशंस हुई तो इनको कोई हेल्प नहीं मिला. सवाल एक ही था, टू एक्सीड इंडिया सो दैट वी विल हेल्प यू. व्हाट अबाउट अदर साइड ऑफ दिस ट्राइबल अटैक? तो जो कुछ हिस्टोरियंस है पाकिस्तान के वो कहते हैं कि ये ट्राइबल अटैक, ट्राइबल इन्वेजन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं था, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था. उनकी स्टेटमेंट है कि जो ट्राइबल्स थे वो बेसिकली बहुत परेशान थे जो डोगरा रूलर्स यहाँ पे थे उनकी वजह से, क्योंकि डोगराज ने उन पे काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए थे और वो इस डोगरा रिजीम को, इस डोगरा रूल को अपने एरिया में या अपने रीजन में ख़त्म करना चाहते थे. तो ये मौका उनको मिला 1947 में. क्यों उसी दिन? क्योंकि उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल, उनका ब्रिटिशर्स का रूल लैप्स हुआ, इंडिया भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, तो वो भी आज़ाद ही होना चाहते थे. ऐसी सिचुएशन में उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. लेकिन प्रोटेस्ट की शक्ल में जो हरी सिंह की फ़ौज थी, स्टेट फोर्सेस थे, वो वहाँ पे गए और उनके साथ बैटल किया, उनके साथ जंग की. हालांकि जो नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल्स थे
उनको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग भी थी बंदूक चलाने की, बिकॉज दे हैड सर्वड ब्रिटिश आर्मी और दे हैड सर्वड द स्टेट आर्मी एज वेल. सो दे वर वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स एट दैट टाइम. तो इस तरह से जो J&K स्टेट के अपने फोर्सेस थे, आर्मेड से डोगरा फोर्सेस थे, उनके साथ जंग हुई. तो जंग की सिचुएशन में जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल हो गई. तो उन्होंने डिफीट कर दिया स्टेट फोर्सेस को और वो आगे बढ़ते आए. अब वो शायद ये सोच कर आए कि न सिर्फ अपना रीजन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, बल्कि हम पूरे J&K स्टेट को अपने कब्जे में लेंगे. और इसी के लिए वो मुजफ्फराबाद रोड से, फिर जहलिम का वैली रोड से आए और श्रीनगर की तरफ अपना रुख किया. यहाँ से जो स्टेट फोर्सेस निकले उनको रोक नहीं पाए. ज़रूरत थी आर्मड फोर्सेस की, तो हरी सिंह ने हेल्प मांगी. हरी सिंह ने जब हेल्प मांगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया, ये कहकर कि आप पहले कोई डिसीजन लीजिए, एक्सेशन का कोई डिसीजन लीजिए. तो ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजी, तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि उसके बाद ही फिर पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी. और पाकिस्तान ने जब अपनी फ़ौज भेजी, इस तरह से दोनों फ़ौजें आमने सामने हो गई. और पहला जो वॉर था, दैट्स कॉल्ड इंडो पाक वॉर, और द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट हो गया 1947 में. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. तो ये वो फोटोग्राफ्स है जिनके जो हमें दिखाते हैं किस तरह से इंडियन आर्मड फोर्सेस वहाँ से निकले, दिल्ली से निकले, और एयर फोर्स जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा, और फिर जो हेल्प थी महाराजा हरी सिंह को वो की गई. ये कैसे की गई ये सब देखेंगे. इंडियन ट्रूप्स रोलिंग बैक कश्मीर रिबेल्स, दिल्ली rushes military aid by air, states accession to union accepted. ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे देखने होंगे. So Maharaja signed the instrument of accession on 26th of October 1947 to get the help from the British, to get the help from the Indian administration, or we can say Indian government. तो कहा जाता है फिर जो हरी सिंह था उसने 26 ऑफ अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसमें ये माना गया कि अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है अब एक पार्ट बनेगा इंडियन गवर्नमेंट का, या हम कहेंगे इंडिया के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो लेटर on the basis of the information provided by the VP Menon, a military help was provided and the Indian armed forces airlifted to Srinagar, who were successful in carrying out the rescue operation and pushed back the invaders. तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, वैसे ही दिल्ली से जो एयरफोर्स थी वो यहाँ पे पहुँची. वीपी मेनन जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे थे या डिफेंस कमेटी के साथ थे, तो उनके कहने पर आर्मड फोर्सेस यहाँ पे पहुँची, जो दिल्ली से श्रीनगर पहुँची, और फिर इसके साथ स्टार्ट किया उन ट्राइबल्स को पुश बैक करने की जो कि इस तरफ आ रहे थे. कहते हैं कि जो ट्राइबल्स आ रहे थे उन्होंने इतनी डिस्ट्रक्शन मचाई कि यहाँ पे लोग ही नज़र नहीं आते थे. हर तरफ सिर्फ तबाही नज़र आ रही थी, हर तरफ सिर्फ खून नज़र आ रहा था, हर तरफ लोगों को लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था. तो ये सिचुएशन हो गई थी. दिस वाज द सिचुएशन विच हैड क्रिएटेड पैनिक नॉट इन वी कैन से कश्मीर वैली बट इन द होल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. एंड इन दिस सिचुएशन when Indian armed forces came to Kashmir, or we can say came to J&K state, they began to push back these tribals who were marching towards this Srinagar city. तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, ये उस वक्त की न्यूज़ थी 26 ऑफ अक्टूबर 1947. वीपी मेनन जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ऐसी सिचुएशन में. सो मीनवाइल द इन्वेडर्स आल्सो मेड अ डिटरमाइंड बिड टू ऑक्यूपाई लद्दाख. जहां वो एक तरफ कश्मीर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पोर्शन उनका लद्दाख की तरफ भी गया. लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन श्रीनगर की तरफ या जो यहाँ श्रीनगर एरियाज थे उसको बचाने के लिए किए गए वही स्टेप्स जो इंडियन मिलिट्री थी या एयरफोर्स थी उन्होंने लद्दाख को बचाने के लिए किया.
तो in the north of the region, Gilgit, a strategic area which was initially given on lease for 60 years to the British by Maharaja Hari Singh, was also grabbed by the invaders. तो गिलगित तक भी पहुंचे, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख तक भी, और यहाँ से श्रीनगर। इस तरह से लग रहा था कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली जो इन्वेडर्स की तरफ से हो गई। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ मानते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थी, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट था। जो नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल्स थे उन्होंने खुद ही अटैक किया बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन विच वाज डन बाय द डोगरा रूलर्स। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको बता रही है लद्दाख को बचाते हुए जो यहाँ पे आर्मड फोर्सेस थे, इंडियन आर्मड फोर्सेस, उन्होंने कैसे लद्दाख को सेफ किया या बचाया और उन इन्वेडर्स को पुश किया जो मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स लद्दाख। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ में कमेंट्स भी दीजिए ताकि हम इनमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।